बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 है इनर प्रोडक्ट स्पीसीज और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसकी 7.1। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और आगाज़ करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी कि लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। सारी मैट्रिसेस 2x2 की हैं और उनकी एंट्रीज क्या है, रियल। If A B belongs to V and trace of A, called the trace of A denote the sum of main diagonal entries of A. ट्रेस ऑफ ए क्या है, ये देखिए ये एग्जांपल है, ये मेन डायगोनल है, इनका सम, इसे क्या कहते हैं, ट्रेस। देन शो दैट ए बी इनर प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी टी ए इज एन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी, ये हमने प्रूव करना है। तो ये क्या है, ए बी बिलोंग्स टू वी है और वी क्या है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। तो ये क्वेश्चन है और इसको लेके हम चलेंगे, प्रूव करना है कि ये जो ए बी इनर प्रोडक्ट है, हम लेंगे एक मैट्रिक्स ए लेंगे वो भी 2x2 की लेंगे, एक बी लेंगे वो भी 2x2 की लेंगे, बी के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये लेंगे ट्रेस, उसके मेन डायगोनल एंट्रीज है उनको ऐड कर देंगे। इसका आगाज़ फिर हम इस तरह करते हैं। ये स्टेटमेंट आपने देख ली कि क्वेश्चन नंबर है 4, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी लेने वो ले ले, या A11 A12 A21 A22। फिर हम लेंगे B और B आएगा हमारे पास B11 B12 B21 B22। अब हम लेंगे B का ट्रांसपोज इनटू A, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रेस लेंगे। तो B का ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास आएगा B11 B12 B2 और ये सारे A11 A12 इस तरह, ये ए की एंट्रीज भी रियल है और बी की एंट्रीज भी क्या है, रियल हैं। तो ये आएगा B22 और ये आएगा A11 A12 A21 A22। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू B11 A11 B11 प्लस जब ये करेंगे तो B21 A21, फिर आगे आएगा B11 A12 प्लस B21 A22 और ब्रैकेट आ जाएगी। फिर अब हम आएंगे नीचे वाली रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा B12 A11 प्लस B22 A21, फिर आएगा B11 ये सारी B12 A12 प्लस B22 और साथ आ जाएगा N2, मैं अलहदा लिख रहा हूँ, अब A22 जगह कम पड़ गई है। अब हम लेंगे ए बी इनर प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी टी ए, क्या है, ट्रेस ऑफ बी टी ए, जिससे वो TRB लिखता है, बी टी ए सम ऑफ डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट। तो जब इनका सम लेंगे ये हमारे पास आएगा B11, जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 2 की थी, उसमें थी वो ऑल कॉलम मैट्रिक्स थी, ये ऑल मैट्रिसेस या कॉलम मैट्रिक्स थे, मेरा ख्याल है कॉलम में थी या रो मैट्रिक्स थी या कॉलम, मेरा ख्याल है उसमें उन सब का ऑर्डर था 1/n, 1 एक ही रो थी। तो उसी तरह की ये है, अब इनमें 2/2 आ गया तो ये आएगा प्लस B21 A21 प्लस B12 A12 प्लस B22 और साथ क्या आएगा A22। अब ये प्रूव करना है कि दिस इज़ एन इनर प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लेंगे नंबर 1, ए इनर प्रोडक्ट ए। अब देखें जब ए के साथ आएगी तो B11 की जगह पे क्या आ जाएगा, A11, B21 की जगह पे क्या आएगा, A21, ये भी A21, इसी तरह A12 A12 और A22 A22, ये आ गया A11 का स्क्वायर
A21 का स्केयर, A12 स्केयर और एंड पे आया A22 स्केयर, सारे स्केयर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये पहली प्रॉपर्टी। और नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ये इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, देन फिर हमारे पास आएगा A11 का स्केयर, A21 का स्केयर, A12 का स्केयर और A22 का स्केयर 0। तो जब सारे स्केयर हैं, सारे इनका सम 0 है, तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअली सारे 0 हैं। It implies that A11 is equal to A21 is equal to A12 is equal to A22 is equal to 0। तो जब ये सारे 0 हैं तो रिज़ल्ट निकला ए मैट्रिक्स जो कि हमारी थी A11 A12, ये आ गई 0 0 0 0 विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और यही हमने करना था प्रूफ, जब इसका लेंगे रिवर्स तो बोथ द इम्प्लीकेशन आप कर दें, इधर भी लिखें। और नंबर 3 है हमारे पास कि ए इनर प्रोडक्ट बी, ये हमारे पास आया है B11 A11 प्लस था B21 A21, फिर है प्लस B12 A12 और एंड पे आया था B22 A22। और जब बार बार बात की कि ये जो है एंट्रीज इसकी ये रियल है और यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इनको इस तरह लिखेंगे A21 B21 A12 B12 प्लस A22 B22। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास इनर प्रोडक्ट B की A के साथ। रीज़न अगर यहाँ आप इसने इसकी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन R अंडर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों बातें लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं इसका पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हम लेते हैं फिर एक मैट्रिक्स हमें और लेना पड़ती है, और उसके लिए हम लेते हैं कि लेट C इज इक्वल टू C11 C12 C21 C22, देन ये ए प्लस बी और सी की इनर प्रोडक्ट। और उसी तरह ये फार्मूले के तहत आएगा ट्रेस ऑफ C ए प्लस बी। और इसको सारा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम करेंगे CT से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे C के ट्रांसपोज से, तो C का ट्रांसपोज ए प्लस C का ट्रांसपोज बी। अब इन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये आएगा मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ये अलग हो जाएगा ट्रेस ऑफ CTA प्लस ट्रेस ऑफ CTBB। अब A क्या है, रियल नंबर है, इसको बाहर ले लें तो ये आ जाएगा CTA और यहाँ B बाहर आएगा ट्रेस ऑफ CTB। और जब ये आ गया ट्रेस ऑफ CTA, इसे लिखेंगे A इनर प्रोडक्ट C प्लस B, इसे लिखेंगे B इनर प्रोडक्ट C। और जब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएंगे तो हैंस AB विच इज़ इक्वल टू ट्रेस BTA इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन V। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल V बी वेक्टर स्पेस ऑफ P, ये वेक्टर स्पेस को वो Px का भी नाम दे रहा है, ऑफ ऑल
polynomials over R. To show that, yeah, then fg inner product जो कि इक्वल है 0 to 1 f of t g of t dt define an inner product on V या be the inner product। तो देखिए इस टाइप का भी हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 4 में। यहाँ पे ये उससे भी ज़्यादा इजी है, उसमें वो इंडेफिनिट इंटेग्रल था, ये डेफिनिट इंटेग्रल है। एफ की जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 0 to 1 एफ ऑफ टी डी टी, और ये हो जाएगा 0 to 1 एफ स्क्वायर टी डी टी। अब देखें ये स्क्वायर तो है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी इसकी इंटीग्रेशन आए, जब ये पुट करेंगे 0 to 1 तो ये हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी डोमेन क्या है 0 to 1। और इसी में आएगा फिर नंबर 2 है कि एफ इनर प्रोडक्ट अगर ये 0 है तो फिर इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 एफ स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू 0। और जब ये 0 आ जाता है, डेफिनेट इंटेग्रल है, तो फिर एफ स्क्वायर टी 0, और जब ये 0 है तो एफ ऑफ टी 0, और रिवर्स के लिए आप क्या लगा देंगे, बोथ द इम्प्लीकेशन। जब पार्ट नंबर 3 करेंगे तो दोनों की जगह चेंज कर देंगे और हमने कुछ भी नहीं करना, तो ये आएगा 0 to 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं 0 to 1 जी ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये आ जाएगा जी एफ की इनर प्रोडक्ट। फिर जब हम लेंगे इसका पार्ट नंबर 4, उसमें फिर हम करेंगे ये है जी पार्ट नंबर 4 पे आइएगा, और उसमें आएंगे ए एफ प्लस बी और एक थर्ड फंक्शन ले लेंगे एच। उसी रूल के तहत ये आएगा 0 to 1 ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी डी टी। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है, तो यहाँ मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, ए मैं बाहर ले लूँगा 0 to 1 एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। यहाँ मैं बी बाहर ले लूँगा 0 to 1 जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एफ इनर प्रोडक्ट एच प्लस बी, और ये आएगा जी इनर प्रोडक्ट एच। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका है 6, और 6 में हमारे पास है ये 3 वेक्टर उसने हमें दिए हुए। लेट u1 इज इक्वल टू 1 to 1, u2 इज इक्वल टू है 2 1 2 2 1 2, u3 है इज इक्वल टू 2 1 -4। कहते हैं यूज़ एग्जाम्पल 2, और पहले तो देखते हैं कि एग्जाम्पल 2 की इनर प्रोडक्ट क्या है। एग्जाम्पल 2 की इनर प्रोडक्ट थी हमारे पास, वो ज़रा देखना पड़ेगी, एक सेकंड। वो सेट था n/1 वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n/1 कॉलम मैट्रिसेस थी, और उसमें हमने लिया था, मैं ज़रा वो आपको बता दूं कि एग्जाम्पल 2 का मैं पहले जिक्र कर लूँ। C1 उसने रो में लिखा था, मैं उसको कॉलम में लिखता हूँ क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोज था। x1 x2 xn लिया था हमने। C2 लिया था y1 y2 yn, और इसका भी जब हमने C1
C2 की इनर प्रोडक्ट ली थी, वही वाला ट्रेस ऑफ C1 का ट्रांसपोज C2। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपल रूल आ गया था X1 Y1, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से प्लस सो ऑन XN YN। इसको यूज़ करते हुए हमने नंबर 1 फाइंड करना है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर। तो देखें जब हर एक की इनर प्रोडक्ट हमने अलग-अलग फाइंड करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा U1 U2। एक मैं लिख भी देता हूँ, और ये था हमारे पास डेट ऑफ ट्रेस ने, ये था डेट ऑफ C1 का ट्रांसपोज C। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए U1 का ट्रांसपोज U2। ये क्या है, डेट ऑफ U1 का ट्रांसपोज U2। और ये लिखें भी ना लिखें, जो रूल मैंने आपको बता दिया ये वाला है, ये पहले को मल्टीप्लाई करना है पहले से दूसरे को दूसरे, जैसे X1 Y1 X2 Y2 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 2, 2 × 1, 1 × 2, और ये सारा मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। मैं फिर आपको जो दिखा रहा हूँ 1 × 2, 2 × 1, 1 × 2। अगले को लूँगा तो 2 × 2, 1 × 1, 2 × -4। फिर मैं लूँगा U1 U3 की इनर प्रोडक्ट। तो नंबर 2 है हमारे पास U2 U3। तो देखें ये आएगा 2 × 2, फिर है 1 × 1 प्लस 2 × -4, और ये हमारे पास इसका आंसर फिर आएगा 4 + 1 - 8। तो क्या आया, -3। और फिर हम लेंगे नंबर 3 पे है U1 U3 की इनर प्रोडक्ट। जब U1 U3 की लेंगे तो 1 × 2 है, फिर 2 × 1 है, फिर 1 × -4। तो ये आ जाएगा 2 + 2 - 4, क्या आ गई, 0। ये तो था इसका A पार्ट। फिर इसका है B पार्ट, और B पार्ट में वो कह रहा है नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर। तो जब नॉर्म लेना है उसको वो पार्ट 2 कह रहे हैं, मैं 2 कह देता हूँ। ये तो था उसने कहा तीनों का, तो इसको भी मैंने 1 2 कह दिया, लेकिन अब पार्ट 2 है U1 का नॉर्म, U1 की इनर प्रोडक्ट। और जब मैंने कहा पहले को पहले से, तो जो U1 है इसको, ये है, मैं इधर दोबारा ज़रा लिखता हूँ आपको नज़र आए, U1 ये वाला है। तो इसको ये 1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से, तो यूक्लिडियन वाली बन जाएगी। ये हो जाएगा 1 × 1, 2 × 2, 1 × 1, और ये कितना आ गया, 6। तो U1 का फिर हमारे पास नॉर्म आएगा स्क्वायर रूट U1 की इनर प्रोडक्ट, और ये कितना आया, 600। फिर हम लेंगे इसी तरह आप U2 का भी नॉर्म ले लेंगे और U3 का भी नॉर्म ले लेंगे। नॉर्म लेने के बाद फिर हमारे पास है पार्ट 3, अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू U1 एंड U2, और फिर है अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू U2 एंड U3। तो यहाँ से भी मैं एक करूँगा, अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू, अब इसके लिए तो आज का डिटर्मिनेंट भी लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, लेकिन जो असल है मैं आपको पहले वो करके दूंगा, बाद में फिर मैं इसकी तरफ आऊँगा। पहली बात ये याद रखें कि यहाँ बुक वाले आंसर के साथ आपका आंसर मैच करना कोई ज़रूरी नहीं, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो हम लेंगे लेट, मैं इस वेक्टर को U कह लेता हूँ, X Y Z इज़ ऑर्थोगोनल टू U1 एंड U2। जब ये दोनों के ऑर्थोगोनल है तो फिर हमारे पास आएगा U1 की इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, और U2 की इनर प्रोडक्ट भी 0 आएगा। अब देखें इनको मैं जो है ये ज़रा दोबारा लिख रहा हूँ, या आपको क्लियर नज़र आ जाए, पीछे ना बार बार लेके आना पड़े। तो U1 था हमारे पास 1 2 1, और U2 था हमारे पास 2 1 2।
2 1 2। अब जब मैं इन दोनों की इनर प्रोडक्ट लूँगा उसी तरह जिस तरह हमने पहले ली है, x को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आएगा x, y को 2 से 2y प्लस z इज़ इक्वल टू 0। और जब मैं इनको लूँगा x की u2 तो फिर ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z इज़ इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास और 3 वेरिएबल हैं। क्या है? 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो किसी एक को हम इनमें से ख़त्म करना पड़ेगा या इनको मल्टीप्लाई कर लें किसी एक को दूसरे से। ये देखें, इसे मैं कह देता हूँ, फ़र्ज़ करें 1, ये 2 है, तो मल्टीप्लाई 2/2। चूँकि ना x इक्वल है, ना y इक्वल है, ना z इक्वल है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारे, जब इसको 2 से करेंगे तो आएगा 4x प्लस 2y प्लस 4z 0। और इसको नीचे लिखेंगे x प्लस 2y प्लस z 0। इनको माइनस करें तो 3x प्लस 3z किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 0 के। तो यहाँ से देखें 3x प्लस 3z आ गया 0 के इक्वल। इट इम्प्लाइज दैट 3 कॉमन ले लेने, मैं बल्कि 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, x प्लस z इज़ इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया? माइनस z। और यहाँ हम ले लेंगे कि लेट y इज़ इक्वल टू 0। चूँकि y को हमने काट दिया है, किसी एक को 0 लेना पड़ेगा, y को ले लें, z को ले लें। देन x y z, ये हमारे पास आ गया है माइनस z, ये 0 और ये z। अब यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन हैं, चाहे z कॉमन ले लें चाहे माइनस z ले लें। तो हमारे पास क्या आया? 1 0 1। अब यहाँ आपने ये परेशान नहीं होना कि आंसर बुक वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा, इसकी कोई ज़रूरत। ये आंसर है, ये भी सही है। -1 ऊपर ले ले, नीचे प्लस आ जाएगा, वो भी सही है। इसको 2 से, अगर एक वेक्टर a और b के पर 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो उस वेक्टर के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिहाजा हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इज u इज़ इक्वल टू 1 0 -1। ये u1 के भी परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है और u2 के भी। इसी का पार्ट नंबर 4 है, वो आपने फाइंड करना है u2 एंड u3 के ऑर्थोगोनल, वो आप खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।